अब आज हमने बात किया था कि अब विस्तार के बाद हम लोग चलेंगे वैदिक काल का जो सामाजिक स्थिति थी वो कैसी थी, वैदिक कालीन समाज कैसा था, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लिख देंगे वैदिक कालीन। तो वैदिक कालीन समाज मैंने बताया कि अगर मैं वैदिक काल की बात कर रहा हूं तो दोनों काल उसमें शामिल हो जाएंगे, ऋग वैदिक काल भी शामिल हो जाएगा और उत्तर वैदिक काल भी शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ ऋग वैदिक काल की, तो ऋग वैदिक काल की विशेषता होगी, उत्तर वैदिक काल की तो उत्तर वैदिक काल की विशेषता होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, उत्तर वैदिक काल की तरफ क्या करते हैं, सॉरी ऋग वैदिक काल की तरफ क्या करते हैं, चलते हैं। और ऋग वैदिक काल में जो विशेषताएं हैं, किस चीज की विशेषताएं, उसकी विशेषताएं हैं जो सामाजिक, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आपकी, क्योंकि यहाँ पे उपासना पांडे जय हिंद, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सीख रहे होंगे किस चीज के बारे में, कि समाज आखिर वैदिक काल का था कैसा। और ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई समाज जो आज वर्तमान में आप देख रहे हैं ना, वैसे ही समाज उस टाइम पे था, चीजें बहुत ही मिलती जुलती आपको दिखेंगी। तो आज वर्तमान के समाज को आप उस टाइम के समाज से मैच कर पाए, समझ पाए, इसके लिए जरूरी होता है इतिहास को समझना, जानना, पढ़ना, ठीक है। तो जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल के बारे में हम लोग क्या देख रहे होंगे, इस काल में हम लोग देखेंगे इसका समाज। और समाज में क्या देखेंगे सर, ये तो बता दीजिए, समाज की क्या क्या विशेषताएं होंगी, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे भाई स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, किस तरह स्त्रियां थी, क्या उनको अधिकार प्राप्त भी थे, क्या बिना अधिकार के ही थे, अधिकार दिए भी जाते थे। जैसे वर्तमान में आज आप देख रहे होंगे कि स्त्रियों को एक तरह से बहुत काफी अधिकार प्राप्त है, लेकिन वर्तमान में अधिकार उनको मिले कैसे, हमारे संविधान ने उनको अलग से व्यवस्थाएं क्यों है। अगर आप नहीं देंगे अधिकार तो संविधान दिलाएगा, वो संविधान के थ्रू अधिकार लेंगे। क्या उस टाइम पे कोई संविधान था, क्या संविधान जैसी कोई चीजें रही होंगी कि उनके अधिकार को कभी भी छीन लिया जाए किसी से, कभी भी कुछ भी कर दिया जाए, क्या ऐसी चीजें थी। तो हम लोग स्त्रियों की स्थिति देख रहे होंगे। फिर समाज में क्या था, क्या मातृ सत्तात्मक व्यवस्थाएं थी या पितृ सत्तात्मक व्यवस्थाएं थी। जैसे मैंने हड़प्पा सभ्यता में आपको बताया था कि वो मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी, और यहां पे हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा ये पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। फर्क कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि जो घर का मुखिया होता है वो क्या हो जाता है, पुरुष वर्ग से होता है या फिर महिला वर्ग से होता है, ये भी एक तरह से है। और दूसरी बात ये कि वहां पे ये दिखाया जाएगा कि जो अधिकार हैं वो महिलाओं की तरफ झुके हुए हैं कि पुरुषों की तरफ झुके हुए हैं। तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि कैसी व्यवस्थाएं थी, ठीक है ना। इन सब के बारे में हम लोग आगे देख रहे होंगे। फिर समाज में देखेंगे कि भाई समाज बना कैसे, परिवार की मुख्य, समाज की मुख्य इकाई क्या थी, परिवार थी, गांव था, या फिर जनपद होता था, या विश्व होता था, क्या था, ऐसी चीजें क्या आएंगी आगे बढ़ते हुए आप लोग देखेंगे। फिर समाज में ही आपको देखने को मिलेगी वर्ण व्यवस्था। क्या देखने को मिलेगी, वर्ण व्यवस्था। जो आप वर्तमान में आप लड़ाइयां देख रहे हैं जाति से रिलेटेड, कैसे क्या नहीं, वो सारी चीजें वहीं से उद्भव हुई है, वहां से है। तो उन्हीं सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, वहां पे देखेंगे। वर्ण व्यवस्था में हम बात करेंगे ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की बात करेंगे, वैश्यों की बात करेंगे और शूद्रों की बात करेंगे। वहां पे देखेंगे कि कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, आखिर ये कैसे आए, ऋग्वैदिक काल में इनकी स्थिति क्या थी क्या नहीं थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले समाज की तरफ जब बढ़ रहे होंगे तो समाज में हम एक चीज को नोटिस करते हुए चलेंगे। वो चीज क्या होगी, समाज में इन सारी चीजों के बारे में देखने से पहले एक चीज देख लेंगे कि समाज बंटा हुआ कैसे था, क्या था समाज, कैसे नहीं था समाज। तो आप यहां पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो समाज था, समाज की मुख्य इकाई क्या, समाज की जो मुख्य इकाई थी वो क्या थी, वो परिवार थी। क्या थी, परिवार थी। और परिवार को ही क्या बोला जाता था, कुल बोला जाता था। जैसे आज आपका वर्तमान में परिवार होगा, 2 लोगों का परिवार, 4 लोगों का परिवार, 8 लोगों का परिवार, जैसे भी हो, जितना भी हो। तो वो उस समय जो मुख्य इकाई थी, मुख्य इकाई का मतलब होता है आधार। बिना परिवार के क्या कोई चीज बन सकती है क्या, कभी नहीं, बिल्कुल कभी नहीं बन सकती। तो परिवार की जो मुख्य इकाई थी वो क्या थी, समाज की मुख्य इकाई क्या थी, वो थी परिवार। और इसी परिवार से क्या होता था, समाज का आगे निर्माण होगा। कैसे निर्माण होगा, इस परिवार को क्या बोला जाता था, इस परिवार को कुल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुल भी कहा जाता था। परिवार को कुल भी कहा जाता था। आपको पता होगा कि हर एक परिवार में एक कोई ना कोई क्या होता है, मुख्य दावेदार होता है, जो एक तरह से मुखिया जिसको हम लोग बोलते हैं, जो परिवार को क्या कर रहा होता है, चला रहा होता है, हर एक नियम कायदे कानून वो बना रहा होता है, उसके अनुसार ही आपको चलना
पड़ता है। तो ये समाज के तहत भी लागू होता है और परिवार के ऊपर भी ये चीजें लागू होती हैं, ये चीजें परिवार के ऊपर भी लागू होती हैं। तो परिवार में एक क्या होगा, मुखिया होगा। तो परिवार का मुखिया या कुल के मुखिया को क्या कहा जाता था, परिवार के मुखिया को मुखिया ही बोला जाता था। और कुल, परिवार और कुल सेम सिनोनिम्स है उसके, तो आप क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलते थे कुलप। क्या बोला जाता था, कुलप बोला जाता था। इन सारी चीजों को भी मैं लिखूंगा, आपको बताऊंगा, आप समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। कुलप कैसे होता था, कौन कुलप होगा, ये बातें पता चली। मैंने पितृसत्तात्मक व्यवस्था की बात की, तो परिवार का जो मुखिया होगा कौन होगा, भाई परिवार का मुखिया कंफर्म है कि पिता हो जाएगा। फिर अगर सर पिता नहीं है तब परिवार का मुखिया कौन होगा, तो ये बड़ा कंट्राडिक्शन, अगर पिता नहीं है तो कौन परिवार का मुखिया होगा। तो चीजें सामने देखने को मिलती है वहां पे ऋग्वेद में, ये मिलता है कि अगर परिवार का मुखिया पिता नहीं है तो जो बड़ा बेटा होगा घर का वही क्या होगा, परिवार का मुखिया बोला जाएगा। ये सारी चीजें भी थी। तो देखो ऐसे था परिवार बना हुआ था, परिवार होता था, परिवार सारी चीजें तय करता था हर एक चीज के लिए, और यही मुख्य आधार था। बिना परिवार के आगे कोई भी चीज चलने वाली नहीं थी, बिना परिवार के आगे कोई भी चीज चलने वाली नहीं थी। इसी में आप एक चीज पाएंगे, आपको देखने को ये मिलेगा कि परिवार तो था, चलो ठीक है, परिवार ऐसे था, देखो परिवार या इसको क्या बोलते थे, कुल। फिर इसके बाद जो आता था, परिवार से मिलके क्या बनेगा, परिवार से मिलके बनेगा एक ग्राम। क्या बनेगा, ग्राम। भाई एक परिवार है, एक परिवार, दो परिवार, तीन परिवार, इसी तरह करके अगर 10-20 परिवार हो गए तो क्या हो जाएगा, वो एक छोटे से गांव का क्या ले लेगा, रूप ले लेगा। क्या ले लेगा, एक छोटे से गांव का रूप ले लेगा। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही ना। तो क्या बन जाएगा, एक गांव बन जाएगा। जैसे आज आप सोचिए, मान लीजिए एक परिवार है अपने, जैसे आप गांव का निर्माण देख रहे होंगे, ऐसे भी समझिए कि आप देख रहे होंगे कि कोई ऐसी क्षेत्र होगा जहां पे अभी एक दो घर ही बसे होंगे, लेकिन आज 10 साल बाद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहीं पे कम से कम 25-30 घर बस गए। और फिर धीरे धीरे कुछ दिनों बाद उसको क्या कर दिया जाएगा, एक गांव घोषित कर दिया जाएगा कि भाई नाम भी रख दिया जाएगा इस गांव, ये गांव, ऐसा। समझ रहे ना। तो ऐसे क्या होता था, परिवार के बाद की जो अगली चरण होता था, अगला चरण होता था, पहले परिवार आएगा, उसके बाद कौन सा चरण आएगा, वो बोला जाता था ग्राम, गांव जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मुखिया क्या होता था, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। गांव, पहले परिवार आया, कुल आया, फिर गांव आया, गांव के बाद आता था विस। क्या बोला जाता था, विस, विस बोला जाता था। सर विस क्या है ये तो बता दीजिए। अरे विस गांव के बाद का अगला चरण, छोटे 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 गांव जब मिलके आपस में 4-5 गांव मिल जाएंगे, तो जैसे आज वर्तमान में आप देख रहे हैं जो छोटा सा एक टाउन वाला एरिया होता है, उस तरह के जो क्षेत्र होंगे उनको क्या बोल दिया जाएगा, विस बोल दिया जाता रहा होगा, है ना। क्योंकि आज वर्तमान के जैसे तो सारी व्यवस्थाएं नहीं थी ना, वर्तमान जैसे सारी व्यवस्थाएं तो थी नहीं, वहां पे छोटे छोटे ही क्षेत्र होते रहे होंगे, तो इसलिए इनको क्या बोल दिया जाएगा, विस। विस के बाद अगला चरण होता था जन। क्या होता था, जन, जन होता था, और जन को ही या जनपद भी बोला जाता था। जन या जनपद भी, इनको मैं ऐसे लिख देता हूं, जन या जनपद भी बोला जाता था। अब आगे के ये चरण आएगा, जनपद वाली चीजें आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको पता चलेगा जनपद कैसे बन जाएगा। जैसे वर्तमान में आप देखिए, जब छोटे छोटे जो मंडल होते हैं, छोटे छोटे जो क्या नाम है, विस होते हैं, जैसे आपका जो टाउन एरिया वाला, कस्बा वाला जो क्षेत्र है, वो जब मिल करके क्या बनेंगे, 4-5 कस्बा मिल गए, 8-10 कस्बे मिल गए, तो वो क्या कर देंगे, एक जनपद का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं, है ना, एक जनपद का निर्माण कर देते हैं। तो ये सारी चीजें मिल करके क्या बनाती थी, एक समाज का आधार तय करती थी। ऐसे समझिए जैसे आज एक पहले भारत है, भारत के अंदर राज्य है, राज्य के अंदर क्या है, राज्य के अंदर फिर राज्य जिलों से मिलकर बना हुआ है, फिर जिलों के अंदर आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जिलों के अंदर आपको टाउन एरिया मिलते हैं, फिर आपको पंचायतें मिलती हैं, है ना, गांव वगैरह वाला क्षेत्र, फिर अंदर जाएंगे तो आपको परिवार मिलेगा। ऐसे ही क्या था, ऐसे भी वहां पे मिला हुआ था। लेकिन आज बेसिक आधार क्या है, उसी तरह पहले जैसे था, आज भी आप बिना परिवार के क्या कोई चीज बन सकती, नहीं बन सकती। वहां पे भी यही चीजें थी। लेकिन मेन मुख्य मुद्दा क्या होता था, मुख्य मुद्दा यही होता था कि भाई परिवार पे फोकस ज्यादा रहे। ठीक है, ऐसे मिलके बनता था। और यहाँ पे जो लोग होते थे, जे हर एक क्षेत्र में एक मुखिया होता था। क्या होता था, मुखिया होता था। जैसे इसका जो मुखिया होगा क्या होगा, जैसे अभी हमने बताया, इसको बोलेंगे कुलप। क्या बोलते थे, कुलप। और कुलप कौन होता था, कुलप मैंने बताया कि पिता या फिर बड़ा भाई,
ज्येष्ठ भाई, ठीक है ना। ग्राम में कौन होगा मुखिया, तो आपको पता हो ग्राम का मुखिया बोला जाता था ग्रामीणी। क्या बोला जाता था, ग्रामीणी ग्राम के मुखिया को बोला जाता था, याद रखिएगा। और विश्व के मुखिया को बोला जाता था विश्वपति। क्या बोला जाता था, विश्वपति बोला जाता था। इसी तरह जन के जो मुखिया होते थे या जनपद के, उनको बोला जाता था जनपति। क्या बोला जाता था, जनपति। ऐसे क्या था, ऐसे परिवार की जो परिवार की जो एक पूरी श्रेणी समाज की जो चल रही थी, ऐसे चल रही थी। और हर एक श्रेणी में अलग अलग तरह के मुखिया होंगे जिनका अलग अलग नाम दिया गया था। इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को दिमाग में डाल लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे प्रश्न यहां से पूछ ले। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो ऋग्वैदिक काल था उसका मुख्य समाज के मुख्य आधार क्या था, तो आप क्या बोलेंगे, परिवार थी। मुख्य इकाई क्या थी, परिवार थी। आपसे यह प्रश्न पूछ लेगा कि परिवार का मुखिया कौन था, तो आप बताएंगे कुलप बोला जाता था। ठीक है, कौन होता था, तो पिता होता था या ज्येष्ठ भाई होता था। ऐसे प्रश्न पूछ लेगा ग्राम का मुखिया कौन होता था, तो ग्रामीणी होता था। ऐसे ही विश्व का मुखिया कौन होता था, विश्वपति होता था। इन सारी चीजों को आप दिमाग में डाल लीजिएगा, इन सारी चीजों को आप दिमाग में क्या करेंगे, डाल लेंगे। ये तो रहेगा समाज। अब आगे, ये तो समाज की एक विशेषता है। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आगे एक चीज देखेंगे कि समाज कुछ चीजों में बटा हुआ था। समाज क्या था, कुछ चीजों में बटा हुआ था। कैसे बटा हुआ था सर, थोड़ा ये तो बता दीजिए। बटा ऐसे हुआ था कि समाज में वर्णों की बात कही गई थी, वर्णों की बात कही गई थी। किसकी बात कही गई थी, वर्ण की बात कही गई थी। ऐसे जो ऋग्वैदिक समाज था, ऋग्वैदिक समाज वर्णों में, कैसे, वर्णों में बटा हुआ था। वर्णों में बटा हुआ था। सर वर्ण मतलब क्या होता है, देखो वर्ण का अगर शाब्दिक अर्थ आप देखेंगे तो वर्ण का शाब्दिक अर्थ तो निकल के आता है रंग। क्या निकल के आता है, वर्ण का शाब्दिक अर्थ मतलब होता है रंग। ठीक है, रंग होता है। लेकिन रंग के साथ साथ उस टाइम पे इसका क्या यूज किया जाता था, एक विभाजन था समाज के अंदर। उस चीज के बारे में भी ये चीजें यहाँ पे बता रही होती थी, एक विभाजन को ये चीजें बता रही होती थी। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। फिर आगे आएंगे, आगे आएंगे जब आप देखेंगे कि ये बटा हुआ था, तो सर वर्ण कैसे बटा हुआ था, आप ये तो बता दीजिए। क्या वर्ण ऐसे ही मिल जाता है या इसकी कोई चर्चा है, कहीं पे कुछ चर्चा भी है, ऐसे देखने को मिलता है क्या। देखिए लाइट पड़ रही क्या सामने एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, तो क्या है कि वर्ण क्या ऐसे ही मिल जाता है या कुछ वर्णों के बारे में सर बता दीजिए। तो आप एक चीज को ध्यान में रखिएगा, बात क्या है कि ऋग्वेद जो है, जो ऋग्वेद है, आपको पता है कि ऋग्वेद 10 मंडलों में लिखा हुआ है। कितने, 10 मंडलों में विभाजित है। दस मंडलों में क्या है बच्चे, 10 मंडलों में विभाजित है। और ऋग्वेद के हर एक मंडल में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं। जैसे आप देखिएगा, सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जानना। जैसे आप पहला मंडल देखेंगे तो कृषि वगैरह की बात कही गई है ना। इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे, तीसरा मंडल देखेंगे तो वहां पे गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। आगे बढ़ेंगे, 7वां मंडल देखेंगे तो उसमें दशराग युद्ध की बात कही गई है। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो आप 9वां मंडल मिलेगा तो वहां पे बात की गई सोम देवता की, सोमरस की, वहां पे चर्चा की गई है। 10वां मंडल इसी तरह है, 10वें मंडल में एक चर्चा की गई है। वो चर्चा क्या है, तो 10वें मंडल में चर्चा ये की गई है कि एक ब्रह्म पुरुष होगा, एक विराट पुरुष होगा, और उस विराट पुरुष के हर एक शरीर के भाग से, वो भाग डिसाइड है कौन सा भाग कैसे, वहां से क्या हुई है, इन वर्णों की उत्पत्ति हुई है। तो पहले ये लाइन आप लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, इस लाइन को आप लोग लिख लेंगे कि 10 मंडलों में विभाजित है। तो इसी तरह इसके ऋग्वेद के मतलब, इसके मतलब ऋग्वेद, इसके 10वें मंडल में, किसमें, 10वें मंडल में, 10वें मंडल के लिखिए, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, किसमें, पुरुष सूक्त है,
10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष, क्या, एक विराट पुरुष या फिर ब्रह्म पुरुष, क्या, ब्रह्म भी बोल सकते हैं, ब्रह्म पुरुष के अंगों से, क्या, के अंगों से इन वर्णों की क्या हुई है, इन वर्णों की उत्पत्ति को बताया गया है। ठीक है, उत्पत्ति को बताया गया है। अब सर ये बताइए कौन से अंग से कौन उत्पन्न होगा, ये तो एक बार बता ही दीजिए, है ना। तो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में जो पुरुष की बात की गई है, एक पुरुष होगा और उस पुरुष का जो मुख होगा, मुख से उत्पन्न होगा कौन, ब्राह्मण। कौन उत्पन्न होगा, ब्राह्मण होगा। कंधा होगा, कंधे से उत्पन्न होगा क्षत्रिय। और उरु बोलते हैं जंघा वाला जो पोर्शन होता है, उरु उसको बोला जाता है, उरु से उत्पन्न होगा वैश्य। और जो पैर है, पैर से कौन उत्पन्न होगा, पैर से उत्पन्न होगा शूद्र। ये कंसेप्ट दिया गया 10वें मंडल में। किसमें दिया गया, 10वें मंडल में। ठीक है, ये क्या दिया गया, 10वें मंडल में दिया गया। अब वैसे इस यहां पे आने से पहले एक स्लाइड आइए और एक स्लाइड बनाइए, और स्लाइड में एक आप क्या कर लीजिए, एक पैराग्राफ बनाइए। ऐसे अगर आप लिख रहे हैं तो ऐसे एक पैराग्राफ बना करके, और वहां पे कुछ बातें हैं उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, बातें क्या लिख लेंगे, तो पहले आप लिख लीजिए ऋग्वेद के मंडल के बारे में। याद रखिएगा, एक छोटा सा नोट्स ऐसे लिख लेंगे साइड में, मैं इसके नीचे ही लिख दे रहा हूं, मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूं, यहां पे ऐसे नोट करके आप लिख सकते हैं। तो यहां नोट लिखेंगे, और नोट में आपको क्या लिखना है याद रखिएगा, ये नोट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये है 10 मंडलों में विभाजित है ऋग्वेद। कितने, 10 मंडलों में विभाजित है। और 10 मंडलों में क्या है कि इसका मैं यहां लिख दे रहा हूं, ऋग्वेद का पहला, ऋग्वेद का दूसरा और सातवां, दूसरे से लेकर सातवां तक, कहां तक, सातवां तक क्या है, सबसे पुराना मंडल है। क्या है, पुराना मंडल है। क्या है, सबसे पुराना मंडल है, सबसे पुराना मंडल है। फिर ये तो एक हुआ, स्टार बना। फिर दूसरा नोट क्या होगा, दूसरा नोट ये होगा कि ऋग्वेद का पहला कौन, पहला और 10वां, पहला और 10वां मंडल सबसे नया है, सबसे नया है। या इसमें कोष्टक में लिख लो बाद में लिखा गया। क्या, बाद में लिखा गया। सर आखिर ये क्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं आप, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो देखो कंफ्यूजन को दूर करो, अपने नहीं दूर करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। समझो, यहां पे 10 मंडलों में विभाजित है ऋग्वेद, और ऋग्वेद जो 10 मंडलों में विभाजित, तो इसमें बता रहा है कि जो मंडल 2 है, जो मंडल 3 है, जो मंडल 4 है, 5 है, 6 और 7 है, ये पहले ही लिखे जा चुके थे। क्या थे, ये पहले लिखे जा चुके थे। लेकिन मंडल 1 और मंडल जो 10 है वो बाद में लिखा गया। क्या लिखा गया, वो बाद में लिखा गया। इसीलिए आपको एक चीज पता चलेगी कि जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद के पहले और 10वें मंडल में ऐसी जानकारी मिलेगी जो ऋग्वेद जब ऋग्वैदिक काल जब खत्म होने पे आएगा तो उससे जुड़ी हुई बातें आपको देखने को मिलेगी। भाई जो पहले लिखा गया तो वो तो ऋग्वैदिक काल की शुरुआती चरण हो जाएगा, और जो बाद में लिखा जाएगा वो ऋग्वैदिक काल का समाप्ति वाला चरण होगा, वहां पे लिखा जाएगा। इसीलिए आपको जो वर्ण व्यवस्था है वो कहां पे मिलेगी, 10वें मंडल में मिलती है। मतलब वर्ण व्यवस्था वाला कंसेप्ट बाद में आता है। और ऐसा नहीं कि वर्ण व्यवस्था पहले से थी ही नहीं, वर्ण व्यवस्था थी,
वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन सिर्फ 3 वर्णों की चर्चा की गई थी। एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, एक था वैश्य। शूद्र नामक कोई वर्ण था ही नहीं। शूद्र को तो बनाया गया 10वें मंडल में लिख करके बाद में, समझ रहे हैं? इसलिए आपको समझना ये चीज क्या है, जरूरी है। तो 10वें मंडल में क्या बात की गई है? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त, एक पुरुष सूक्त में यहां पे लिख दो, पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष या ब्रह्म पुरुष के अंगों से इन वर्णों की उत्पत्ति को बताया गया है। अब कौन कौन सा अंग है, आइए इसके बारे में हम लोग क्या देख लेते हैं। सबसे पहले तो वर्ण लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? वर्ण। तो ऐसे आप बनाएंगे, ऐसे आप बनाएंगे। ठीक, एक में क्या हो जाएगा? एक में हो जाएगा, जो सबसे ऊपर होगा क्या हो जाएगा? ब्राह्मण। क्या हो जाएगा? ब्राह्मण। और जो उसके नीचे है क्या हो जाएगा? क्षत्रिय। उसके नीचे वैश्य, और जब उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा शूद्र। और जो अपने ऊपर ये क्या मानते थे? भगवान को। क्या मानते थे? भगवान। ये कहते थे कि ब्राह्मण के बाद सिर्फ भगवान है। ठीक है ना? ब्राह्मण के बाद क्या है? भगवान है। मतलब इनके ऊपर क्या है? भगवान। भगवान, ये चीज ये मानते थे। सर ये तो विराट पुरुष नहीं लग रहे हैं, आइए क्या करते हैं, एक विराट पुरुष को बनाते हैं। ऐसे ऐसे बनाइए, जैसे भी आपसे बन पाए, नॉर्मल। लीजिए क्या बन गया? विराट पुरुष। विराट पुरुष कैसा है आप समझ सकते हैं, विराट पुरुष जैसा भी है, बहुत अच्छा है। क्या है? बहुत अच्छा। यहां पे समझिए आप चीजों को आगे। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, ऐसे समझिए, ये जो बोल रहे हैं ये क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि जो ब्राह्मण है वो कहां से आएगा? मुख से। कहा? ब्राह्मण मुख से। क्षत्रिय को क्या बताएंगे? कंधे से। क्या बताएंगे? कंधे से। और वैश्य को क्या बताएंगे? उरु भाग से। ठीक है, उरु वाले भाग से बताएंगे। और शूद्र को बताएंगे पैर से। क्या बताएंगे? शूद्र को पैर से उत्पत्ति इनकी शूद्र की बताएंगे। ठीक है, और हर एक जो वर्ण होगा इसकी अपनी अलग अलग क्या होगी? विशेषताएं होंगी। कैसे विशेषताएं? वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये भी चीज बताया गया है। क्या बताया गया यहाँ पे? कौन सा वर्ण क्या करेगा, यहां तक की बात की ये क्या कर देते हैं? चर्चा कर देते हैं। तो ये ऐसे लिखेगा, ये जो ब्राह्मण है यहाँ पे, इसको ऐसे लाते हैं लाइन बाय लाइन, ऐसे क्या करते हैं? एक नोट्स बनाते हैं। ठीक है, यहां पे क्या ब्राह्मण जो होगा, ब्राह्मण क्या करेगा? ब्राह्मण का काम था शिक्षा प्रदान करना। क्या काम करना? शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, ब्राह्मण का काम था, वो क्या करेगा? शिक्षा को प्रदान करेगा। शिक्षा प्रदान करेगा सभी को। क्या करेगा? शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक, उसके बाद क्षत्रिय का काम क्या होगा सर? क्षत्रिय का काम क्या था? जो क्षत्रिय का काम था युद्ध में भाग लेना। क्या? युद्ध में भाग लेना और रक्षा करना। क्या करना? रक्षा करना, रक्षा करना। तो सर वैश्य का काम क्या होगा? वैश्य का काम क्या होगा सर? तो वैश्य के काम को भी यहां पे क्या किया गया था? बांटा गया था। ये बोलते हैं जो वैश्य होगा वो वैश्य क्या करेगा? व्यापार वाणिज्य। क्या? व्यापार वाणिज्य से जुड़ा काम करेगा। क्या?
काम करेगा। तो सर शूद्र का क्या काम था? शूद्र का काम था जो ऊपर के आपको 4 वर्ण दिख रहे हैं ना, ऊपर के तीनों, क्या ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। क्या करना? सेवा करना। ठीक है, ये बात उन्होंने कही थी। कहा वर्ण व्यवस्था जो बटेगी, वर्ण व्यवस्था इस आधार पे बटेगी, ऐसे बटेगी, इस तरह होगी वर्ण व्यवस्था। मतलब जो ब्राह्मण होंगे मुख से उत्पन्न होंगे और उनका काम होगा शिक्षा प्रदान करना। जो क्षत्रिय होंगे कंधे से आएंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, इतना तो जान ही रहे हैं आप, युद्ध में भाग लेंगे और रक्षा करेंगे कबीले की या समाज की। ठीक है ना। वैसे क्या होंगे? वैसे उरु से आएंगे, इसको बोलते हैं उरु। उरु कंधा मुख पैर। ठीक है, तो ठीक है, पैर। और ये चीजें कैसी बटी हुई थी? देखो अभी हम लोग ऋग वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और जब ऋग वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था थी, ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये पता है किसमें बटी हुई थी? ये आधारित थी। ये किस पे आधारित थी? मैं यहां साइड में लिख दे रहा हूं, ये आधारित थी कर्मों पर। कैसे आधारित थी? कर्मों पर आधारित थी। कर्मों पर कैसे आधारित थी? कर्मों पर ऐसे आधारित थी जो आप काम करेंगे वही आपका क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। जैसे आज समझिए, अगर आज मैं ये पढ़ा रहा हूं तो मैं ब्राह्मण की श्रेणी में चला जाऊंगा, मैं शिक्षा दे रहा हूं। ठीक है ना। अगर मेरा कोई भाई वो क्या कर रहा है, आर्मी ज्वाइन करने जा रहा है या फिर नेवी, कुछ भी डिफेंस से रिलेटेड रक्षा वाला काम करने जा रहा है, तो किस में चला जाएगा? छत्री में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कर्म क्या है? उसका कर्म बदल गया। उसका कर्म क्या हो गया? उसका कर्म बदल गया। इसी तरह मान लीजिए मेरा कोई भाई क्या करे, व्यापार वाणिज्य में लग जाए, अपना खुद का बिजनेस खोल ले, कुछ भी करने लगे, है ना, या व्यापार वगैरह कर रहा हो, तो किसमें चला जाएगा? वो वैश्य एक तरह से हो जाए। और एक कोई ऐसा भाई हो जिसको क्या हो कि उसको घर के देख रेख करे और सारी चीजें व्यवस्थाएं करे, हर एक चीज खेत बाड़ी और सारी चीजें, गाय गोरू पशुपालन व्यवस्थाएं करे, वो किसमें चला जाएगा? वो चला जाएगा शूद्र में। तो मतलब एक ही घर के अंदर चारों वर्ण भी आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगा? यही चीजें क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो होगी वो कर्म पे आधारित ना होकर के जन्म पे आधारित हो जाएगी। और जब चीजें जन्म पे आधारित होंगी तो चीजें बहुत ज्यादा बदल जाएंगी। चीजें क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी। जन्म पे आधारित होना ही एक रूढ़िवाद का क्या हो जाएगा? परिचायक हो जाएगा। वही सारी चीजें आज वर्तमान में जो आप देख रहे हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। यहां पे क्या याद रखिएगा आप कि नोट लिख दीजिए कि ऋग वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। किस पे? कर्म पर आधारित थी। वहीं इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, वहीं उत्तर वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था क्या होगी? जन्म पर आधारित होगी। किस पे? वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। अब यहां से एक चीज क्लियर हो जाएगी कि भैया अब इससे मतलब नहीं है कि आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है वैदिक उत्तर वैदिक कालीन में। इससे अब चीजें क्या हो जाएंगी कि आप अगर शूद्र हैं और आप अगर शिक्षा दे रहे हैं तब भी आप ब्राह्मण कहे
नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है वो शूद्र वर्ण में हुआ है। और पहले क्या था कि अगर आप शूद्र हैं और अगर आप शिक्षा देना शुरू कर देते हैं, शिक्षा वाली व्यवस्था कर लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन में, तो क्या हो जाएगा? आपको ब्राह्मण बोला जाने लगेगा। मतलब आपका जो कर्म होगा वही आपका वर्ण होगा। यहां पे जात की बात नहीं हो रही है। जात तो संक्रमण का बना हुआ एक भाग है। जात इन्हीं 4 वर्णों से उत्पन्न हुई आगे की प्रक्रियाएं हैं। ठीक है ना? उन सारी चीजों को आप बाद में समझेंगे।